गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीक हमने बेटा पार्ट 8 पढ़ा था, जिसमें एवरेस्ट मिली शिखर यात्रा के बारे में बताया गया था। हम उससे आगे पढ़ेंगे। दक्षिण की ओर बर्फ़ के बड़े बड़े ढेर थे और बड़ी कुशलता से उन पर कदम रखे बिना आगे बढ़ जाना था। उन्हें देखकर डर लगता था कि बीच में चल रहे रावत ने जिम्मा लिया था कि हम दक्षिण की ओर ना जाएं और हमारे कदम चट्टानी हिस्से पर ही पड़ते रहें। यहाँ कुछ बड़ी चट्टानें थीं जो नीचे से ढीली थीं। कई बार हमें कूदकर एक दूसरे चट्टान पर जाना पड़ता। इन चट्टानों के बीच से नीचे की ओर नज़र डालते ही थर्रा उठते थे कि हमारा दिल दहल उठता था। 250 से 3000 फीट तक गहरे गार थी कि गहरी खाई थी। अब हम हिलेरी की चिमनी के ठीक नीचे पहुंच गए। हिलेरी की चिमनी क्या थी? आपको पता है, सीधी थी, चिकनी थी, 13 मीटर की ऊंचाई पर थी। उस पर हाथ पांव रखने की तक की जगह नहीं थी। हर पर्वतारोही इस चिमनी से परिचित है, जो चट्टान और बर्फ के ढेर के बीच 13 मीटर ऊंची खड़ी है। चट्टान पर हाथ या पैर जमाने की कोई जगह नहीं है और बहुत ज़्यादा चिकनी होने के कारण यह बहुत बड़ी समस्या है। मैंने कोशिश की कि हाथ रखने की जरा भी जगह पा जाऊं, पर मुझे कुछ नहीं मिला। बर्फ़ के ढेरों के कारण दक्षिण की ओर से इसे पार करना बहुत खतरनाक था। बाईं ओर ढलुआं चट्टानें थीं जिन्हें पार करना असंभव था। फूदोरोजी ने इस पर चढ़ने की कोशिश की। वह बार बार फिसलता ही रहा। तब उसने चट्टान में बर्फ़ की कुल्हाड़ी की मदद से छेद करने की कोशिश की और उसके सहारे ऊपर चढ़ा। वह जमी हुई बर्फ़ में अपने जूतों की कीलें गाड़ देता और कुल्हाड़ी की मदद से शरीर का वजन संतुलित करते हुए अचानक कुल्हाड़ी को घुमाकर ऊपर दीवार में गाड़ देता और इस तरह चढ़ जाता। रावत उसे सहारा दिए था। फूदोरोजी तनिक सा फिसलता तो हम तीनों नीचे आ रहते, क्योंकि तीनों एक ही हिस्से में बंधे हुए थे। आखिरकार फूदोरोजी बिल्कुल ऊपर पहुंच गया और हमें दिखाई देना बंद हो गया। वह चिमनी की चोटी पर पहुंच गया। रावत चट्टान पर फिसल रहा था और उसे तथा उसके बाद मुझे फूदोरोजी ने ऊपर खींच लिया। यहाँ भी बड़ी बड़ी चट्टानें थीं और जैसे ही हमने उन पर पैर रखा वे हिलने लगी। इस बाधा को पार करने में हमें 20 से 30 मिनट लग गए। इस रुकावट को पार करने में हमें आधा घंटा लग गया। अब हम बर्फ़ के एक चबूतरे पर थे। वहाँ हम कुछ देर सुस्ताने के लिए रुके। यहाँ आगे ढलान कुछ कम होते गए। पहले की तरह बाईं ओर चट्टान और दाईं ओर बर्फ़ थी। पहाड़ी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। चिमनी पार करके हम यह सोचकर खुश हो रहे थे कि अब हम शिखर के बिल्कुल पास आ गए हैं, लेकिन पहाड़ी का यह टुकड़ा ख़त्म होने में ही नहीं आ रहा था और हमारा संघर्ष अधिक कठिन होता जा रहा था कि हमारे जो कठिनाइयाँ थी वो बढ़ती जा रही थी। सांस लेना पहले से भी अधिक मुश्किल हो गया था। मैं गहरी सांस लेने की कोशिश करता, लेकिन वह हिचकी बनकर टूट जाती। चढ़ाई क्या कभी ख़त्म नहीं होगी? अब हर कदम बहुत ही थका देने वाला साबित हो रहा था। बर्फ़ और चट्टानों के टुकड़े एक के बाद एक आते जा रहे थे। मैंने सोचा, हमें कब तक और चढ़ते रहना पड़ेगा। स्थिति यह थी कि मेरे मन और शरीर ने जवाब दे दिया था कि मेरे मन और शरीर ने अब आगे बढ़ने से मना कर दिया था, लेकिन भीतर कहीं से यह भी आवाज़ उठ रही थी कि हमें आगे बढ़कर चढ़ाई पूरी करनी ही है। शिखर अब अधिक से अधिक 15 मीटर रहा होगा, लेकिन ढाल ख़त्म होने में नहीं आ रहा था। लग रहा था जैसे इसका कभी अंत नहीं होगा। पर तभी अचानक अंत सामने आ गया। अब बर्फ़ के ढेर नहीं थे।
हमसे जरा ही ऊपर एक सफ़ेद घुमावदार मेहराब सी थी कि दरवाजे के ऊपर बना अर्धमंडलाकार भाग जैसा, और यही एवरेस्ट का शिखर था। हम चोटी तक पहुंच रहे। परस्पर बाहें डालकर हम 1 मीटर और ऊपर चढ़कर शिखर के बिल्कुल अंतिम भाग तक पहुंच गए। अब हमें और चढ़ना नहीं था। ऑक्सीजन के मुखपटों और बर्फ के टुकड़ों से चेहरे ढके हुए थे। बिल्कुल ढके होने पर भी हम एक दूसरे से अपनी प्रसन्नता छिपा नहीं सके। हमने एक दूसरे की पीठ जोर जोर से ठोकी, एक दूसरे को शाबाशी दी। पिछले दल द्वारा गाड़ा हुआ तिरंगा झंडा हालांकि फट गया था, लेकिन गर्व से अभी लहरा रहा था। इधर उधर अन्य दलों के झंडे तथा निशानियां भी पड़ी हुई थी। हमने घूमकर चारों ओर लंबी नज़र डाली। हमने उत्तर की ओर तिब्बती पठार पर एक नज़र डाली और फिर दक्षिण की ओर भारत के मैदान की तरफ देखा। कुछ दूर पर आईने की तरह चमकता सवेरे की धुंध तैरता थ्यांग बोचे मठ दिखाई दिया। यह अदृश्य अविस्मरणीय था, जो कि कभी नहीं भुलाया जा सकता था। संसार को इस छत पर खड़े होकर और अपने नीचे मीलों दूर तक देखते हुए मेरे मन में जो भावनाएं उठी, उनमें सबसे प्रमुख भावना विनय की थी। मेरा रोम रोम, मेरा अंग अंग यह कह रहा था कि ईश्वर की कृपा है कि चढ़ाई समाप्त हो गई। रावत ने झुककर दुर्गा की एक मूर्ति रखी, उसके सामने जरा धूप जलाई। मैंने गुरु नानक का एक फ़ोटो और माला रखी। फू दौरजी ने चांदी का एक लॉकेट रखा जिसमें दलाई लामा का फ़ोटो लगा हुआ था। उसने भेंट स्वरूप चॉकलेट, बिस्कुट, मिठाई आदि भी रखी। मैं ठीक 10 बजे शिखर पर पहुंच गया था। ऑक्सीजन ख़त्म हो रही थी, इसलिए मैंने समय नष्ट किए फ़ोटो खींचने शुरू किए। मूवी कैमरा निकाला तो पता चला कि वह काम नहीं कर रहा है। इसे हमें बड़ी निराशा हुई। फिर मैंने दूसरे निकॉन कैमरे से चारों ओर के बहुत से फ़ोटो खींचे। इनमें सबसे प्रमुख फ़ोटो तिब्बत में रंगबुक ग्लेशियर का था। मैंने उत्तरी पहाड़ी और उत्तर कोण की ओर दृष्टि डाली। इसी रास्ते से 1920 और 30 के बाद के आरंभिक अभियान दल चढ़े थे। शिखर पर हमारा समय सपने की तरह बीत रहा था। अब तक हमें यहाँ पहुँचे हुए आधा घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका था और अब धरती माता को प्रणाम करके वापस लौटना था। यह सोचते ही मैं बहुत उदास हो गया। मेरी उदासी का क्या यह कारण था कि चढ़ाई की जो सबसे बड़ी ऊंचाई है उसे मैंने छू लिया था और इससे बड़ी कोई ऊंचाई चढ़ने को नहीं रह गई थी। ये बेटा मेजर हरिपाल सिंह आहलूवालिया द्वारा आंखों देखा हाल है। अपने ऊपर जो बीती है उसके बारे में बताया गया है, उसके बारे में उन्होंने पूरा लिखा है अपनी यात्रा के बारे में। बेटा इसको पढ़ें और इसमें से क्वेश्चन आंसर बनाएं। कल इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद।